हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ पहली क्रांति का पार्ट 6। बहुत हो लिया जग्गा, वह उसी खूनी स्वर में गुर्राया। बहुत हो लिया, अब मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता। कहाँ तक सहूँ मेरे यार, कहाँ तक। उस कमीने ने पहले मेरी बहन की अस्मत टूट दी। मुझ पर और पारों पर उसके कमीने बाप ने मनमाने अत्याचार किए। निर्भय का जन्म हुआ तो उसे मारने का प्लान बनाया। मेरे बापू की निर्मम हत्या की, मेरी बहन को मार डाला। हमारी छोटी सी झोपड़ी में तूफान डालने वाला वही महाराज है दोस्त, वही महाराज। हम तो चुपचाप अपनी झोपड़ी में रहते थे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे पिता और मेरी बहन को मार डाला। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं किसी भी कीमत पर इस शादी को नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। उसकी शादी न होने से क्या लाभ होगा जबर, जग्गा ने कहा। पारो बहन तो जिंदा है नहीं जो हम उनके लिए यह शादी रोकते। उसकी शादी जिससे हो रही है होने दो। नहीं, चीख उठा जबर सिंह। हमारे परिवार को उजाड़कर वह सुखी नहीं रह सकता जग्गा, सुखी नहीं रह सकता। जिस तरह उसने मेरे बापू और मेरी प्यारी बहन पारो को मारा है, मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। ऐसी मौत की दुनिया दहल उठेगी। लेकिन अभी हमारी इतनी शक्ति नहीं है जबर कि हम महाराज से टकरा सके, जग्गा ने कहा। मुझे तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहिए। जबर सिंह गुर्रा उठा। मैं अकेला ही उस कमीने का खून करूँगा। कैसी बातें करते हो जबर, जग्गा बोला। तुम्हें दोस्त कहकर हाथ मिलाया है, दोस्त कहकर हाथ थामा है। जग्गा तुम्हारे साथ है तो फिर कल तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, जबर सिंह बोला। मैं यह शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं तो तुम्हें यह समझाना चाहता था कि जबर की हमारी शक्ति शासन की शक्ति के आगे एकदम महत्वहीन है। हो सकता है कि हम कुछ भी न कर सकें और मारे जाएं अथवा महाराज की कैद में फंसकर रह जाएं। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। जबर सिंह बुदबुदा उठा। अगर ऐसा हो गया तो निर्भय का क्या होगा? जग्गा ने जबर के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। उसकी माँ उसे पालेगी। माँ? उसकी माँ पारो नहीं है जग्गा, वह शेरनी है। वह उसका हम लोगों से अधिक ख्याल रखती है। जबर सिंह के इस उत्तर पर जग्गा उसका मुंह ताकता रह गया। जबर सिंह के चेहरे पर भयानक भाव थे, आंखों में दृढ़ता, ऐसी दृढ़ता जो भानु प्रताप की शादी को रोक भी सकती थी। आज भानु प्रताप सिंह की शादी है। सारे राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सारे दीप इस शादी में आमंत्रित किया गया है। सारी स्टेट आज जैसे राजमहल पर ही उमड़ रही थी। प्रत्येक इंसान की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में था। उस समय रात के 3 बज रहे थे, लेकिन ऐसी चहल पहल थी जैसे किसी मेले में हो। 3 बजे का समय दूल्हा दुल्हन के फेरों का समय था। फेरों की तैयारी हो रही थी, लेकिन चारों ओर छाए प्रकाश से अपने आप को बचाते हुए अनेक साए राजमहल के चारों ओर बढ़ रहे थे। इस समय तक कोई भी नहीं जानता था कि दूल्हा दुल्हन के फेरों में क्या विघ्न पड़ने वाला है। जबर सिंह और जग्गा साथ साथ थे। निर्भय को वह शेरनी की देखरेख में छोड़ आए थे। उन दोनों की बगलों में म्यान लटकी हुई थी। हाथ में तलवार की मूठ पर थे जो किसी भी पल तलवार को बाहर खींच सकते थे। देखो, एकाएक जग्गा बहुत धीमे स्वर में फुसफुसाया। सैनिक बंदूकों के साथ पहरा दे रहे हैं। अगर हम उनसे भिड़ गए तो वे बंदूकों से हमें भून देंगे। हमारे पास केवल बाले, तलवार और तीर इत्यादि हैं। तुम तो जानते ही हो कि आसपास की 16 स्टेटों से में केवल हमारी स्टेट में महाराज के पास बंदूक, राइफल, बारूद और टैंक इत्यादि है। वह तो माना जगह की हम शक्ति में इससे बहुत कमज़ोर हैं। जबर सिंह फिर फुसफुसाया। लेकिन हमारा कार्य केवल भानु प्रताप की हत्या करना है। हम सीधा हमला नहीं बोलेंगे। ठहरो। तभी उनके पीछे से एक कड़ाकेदार आवाज़ गूंजी। कौन हो तुम? बेवकूफ़ी दिखाई जग्गा ने। आवाज़ सुनते ही वह बिजली के गति से घूमा। साथ ही एक झटके के साथ म्यान से तलवार भी खींच ली थी, लेकिन अभी कुछ कर भी न पाया था कि दाएं वातावरण में एक आवाज़ गूंजी और गोली जग्गा के पेट में गश्ती चली गई। जग्गा के कंठ से एक चीख निकल गई।
उसी समय जबर सिंह ने बेहद फुर्ती दिखाई। इससे पूर्व कि सैनिक दूसरा फायर कर पाता, उसने कटार खींचकर सैनिक को मारी। सन्नाती हुई कटार जनाक से सैनिक के सीने में घुस गई। उसके सीने से खून का फव्वारा निकला। सैनिक भी एक चीख के साथ बंदूक छोड़कर गिर गया, लेकिन काम बिगड़ चुका था। फायर और चीखों की आवाज़ ने वहां पर उपस्थित एक एक इंसान को चौंका दिया। जबर सिंह के दिमाग में एकदम आ गया कि अब वे कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके यार जग्गा को गोली लग गई थी। अब जग्गा को लेकर भागने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। एक ही पल में उसने निश्चय किया। उसने झपट कर जग्गा के घायल जिस्म को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वह चमत्कार रह गया जब जग्गा स्वयं खड़ा हो गया। उसका बायां हाथ उस घाव पर था जहां गोली लगी थी। वह एकदम बोला, भागो जबर, जग्गा तुम्हारा साथ देगा। उसके बाद वे दोनों वापस झपटे। जबर सिंह ने झपट कर उस सैनिक की बंदूक और गोलियों की पेटी को उठा लिया। इस बीच सारे राजमहल में हंगामा मचा हुआ था। अनेक सैनिक भागकर उधर आ रहे थे। तभी जग्गा ने अपनी जेब से एक सीटी निकाली और होठों से लगाकर तेजी से बजा दी। सारे इलाके में सीटी की आवाज़ गूंज उठी। यह दस्युओं के लिए वापस चलने का प्रतीक थी। बुरी तरह कोलाहल मचा हुआ था। चारों ओर आतंक सा था। जग्गा और जबर सिंह अपने आप को अंधेरे में रखने का प्रयास करते हुए निकल भागने की कोशिश कर रहे थे। जग्गा बराबर उसका साथ दे रहा था। वह एक बार भी लड़खड़ाया नहीं था। तभी राजमहल में बिगुल बज उठा। साथ ही लाउड स्पीकर पर महाराज की आवाज़ गूंजी, सावधान हो जाओ हमारे बहादुर सैनिकों, हमारी स्टेट में ये एक कुछ गुस्ताख डाकू हैं जो तुम्हारे होते हुए इस शादी में आए खजाने को लूट लेना चाहते हैं। आज सब लोगों को विशेष रूप से बंदूकें दी गई हैं। आज बंदूकों का कमाल दिखा दो। एक भी डाकू जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। रह रह कर यही आवाज़ लाउड स्पीकर पर गूंज उठी थी। जग्गा और जबर सिंह भागे चले जा रहे थे। अचानक एक फायर की आवाज़ गूंजी और गोली जबर के कान के समीप से निकल गई। जवाब में तुरंत जबर सिंह ने फायर कर दिया। जवाब में एक चीख गूंजी। झपट कर जग्गा ने उसकी बंदूक उठा ली। जबर सिंह जग्गा के साहस पर आश्चर्यचकित रह गया। तभी उन्होंने महसूस किया जैसे वह चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। उसके चारों ओर गोलियां सनसनाने लगी। वे भी पोजीशन लेकर गोलियां चलाने लगे। भयानक गोलीकांड में सारा इलाका गूंज उठा। ऐसा लगता था जैसे उनके दस्यु साथी भी सैनिकों से गिर गए हैं। चारों ओर से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। जबर सिंह और जग्गा सिंह ने महसूस किया कि वे चारों ओर से बुरी तरह गिर गए हैं। भयानक गोली कांड हो रहा था। अचानक एक गोली जग्गा की टांग में आ घसी। जग्गा की चीख वातावरण में गूंज गई। जबर ने चौंक कर समीप ही लेटे जग्गा को देखा। जग्गा धीमे से पीड़ित स्वर में बोला, तुम भाग जाओ जबर, भाग जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। नहीं, जबर सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें छोड़कर मैं किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता। जबर मेरे यार, तुम भाग जाओ। जग्गा करा उठा, मेरा अंतिम समय आ गया है, भावुकता में मत बहो। जबर तुम निकल जाओ। अभी निर्भय को तुम्हें इस काबिल बनाना है कि वह बदला ले सकें। नहीं जग्गा, जबर सिंह ने एक फायर द्वारा एक सैनिक की मौत का परमिट देते हुए कहा, मैंने तुमसे दोस्ती की है। मैं ठाकुर हूँ और ठाकुर अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर खतरे में छोड़कर नहीं जाएगा। जबर मेरी बात मान जा मेरे यार, भाग जा। जग्गा पीड़ा से करा कर बोला, लेकिन जबर सिंह को न मानना था और न ही वह माना। कुछ ही देर तक यूं ही गोली कांड होता रहा। इस बीच दो गोलियां जग्गा को उसकी दोनों बाहों में लगी। वह बराबर जबर को भाग जाने के लिए कहता रहा, लेकिन जबर सिंह अपनी जगह पर अड़िग था। जबर सिंह काफ़ी देर से यह महसूस कर रहा था कि उसके दाईं ओर मैदान साफ हो चुका है। वह जानता था कि जग्गा अब एक कदम भी चलने की स्थिति में नहीं है, मगर वह अब भी बहादुरी के साथ लड़ रहा था। जबर सिंह ने तेजी से कुछ फैसला किया। उसने जग्गा को उठाकर कंधे पर डाला और एक लंबी दीवार के बराबर तेजी के साथ भागता चला गया। उसके कई जगह सैनिक टकराए, लेकिन जबर सिंह ने कंधे पर पड़ा जग्गा पीछे वाले सैनिकों को बड़ी बहादुरी के साथ बंदूक का निशाना बनाता जा रहा था, जबकि सामने का रास्ता स्वयं जबर सिंह ने साफ करता जा रहा था। इस तरह वे शीघ्र ही एक पेड़ के नीचे पहुंच गए। उसी पेड़ के नीचे
जग्गा और जबर सिंह के घोड़े खड़े थे। पहले तेजी के साथ जबर सिंह ने जग्गा को घोड़े पर दाएं बाएं करके लिटाया और फिर स्वयं उछलकर बैठ गया। अगले ही पल घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। घोड़े पर झटकों के कारण जग्गा बेहोश हो गया था, मगर जबर सिंह घोड़े को गति से बढ़ाता ही चला जा रहा था। अब वह खतरे से बाहर निकल गया था। उसका घोड़ा पहाड़ियों में पहुंच चुका था। घोड़े का रुख अड्डे की ओर था। रास्ते में दस्यु दल के कुछ लोग मिल गए जो जान बचाकर घोड़ों के जरिए अड्डे पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तब जबकि जबर सिंह जग्गा को लेकर अड्डे पर पहुंचा, वहां दस्यु दल के अधिकांश लोग आ चुके थे। कुछ धीरे धीरे आ रहे थे। जबर के वहां पहुंचते ही दस्यु उनकी ओर लपके। जो जहां था उनसे पहले आ चुके थे, जो वहां पर उनसे पहले आ चुके थे। क्या हुआ सरदार को? एक साथ कई दस्यु बोल उठे। जग्गा बुरी तरह से घायल है, जबर सिंह ने तेजी के साथ घोड़े से उतारता हुआ बोला। 4 गोलियां लगी है। तभी जग्गा के मुंह से कराह निकली। कदाचित उसकी चेतना वापस लौट रही थी। जबर सिंह ने अन्य दस्युओं की मदद से जग्गा को धरती पर लिटा दिया। धरती पर लेटते ही जग्गा ने आंखें खोल दी। एकदम टूटे स्वर में बोला, जबर जबर मेरे यार, हमारे कितने साथी आए। सुनकर दस्यु दल हैरान रह गया। अपने सरदार के प्रति उनके दिल श्रद्धा से भर गए। जबर सिंह ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, चिंता मत करो जग्गा, हमारे लगभग सभी साथी ठीक हैं। 2 बचे हैं, जो बचे हैं वे आते ही होंगे। अब मेरा आखिरी समय आ गया है मेरे यार, जग्गा बोला। मैं तो पहले ही कहता था कि महाराज की सेनाओं के सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। अब मैं नहीं बचूंगा जबर, बिल्कुल नहीं, नहीं जग्गा नहीं। जबर सिंह चीख पड़ा, तू मेरा दोस्त है, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। यह गद्दारी होगी, बेवफाई होगी जग्गा, यह बेवफाई होगी। मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। मैं अकेला रह जाऊंगा। अकेला कहाँ है पगले? तेरे साथ निर्भय जो है, मेरे वे साथी जो हैं, आज से इस दल का सरदार मैं तुझे बनाकर जाता हूँ। कहते हुए जग्गा ने एक घाव से ढेर सारा खून लिया और जबर के माथे पर टीका लगा दिया। नहीं जग्गा नहीं, रो पड़ा जबर। यह क्या बेवकूफ़ी है? क्यों सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं? क्यों बापू छोड़ गए, पारो छोड़ गए, अब तुम भी छोड़कर जा रहे हो? नहीं जग्गा नहीं, मुझ पर रहम करो, मुझे और दुख मत दो। जाने वाले को नहीं रोक सकता दोस्त, जग्गा बोला। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। कैसा वादा? वादा करो, जो मैं कहूँगा उसे मानोगे। जग्गा ने कहा, तुम्हारे भले की बात कहूँगा दोस्त, तुम्हारे भले की। कैसी बात कर रहे हो जग्गा? जबर सिंह तड़प कर बोला। अगर जान मांगोगे तो जान दे दूंगा। तुम बोलो क्या चाहते हो? जब तक निर्भय सिंह जवान न हो जाए तुम महाराज से नहीं टकराना। बदला निर्भय सिंह लेगा। जग्गा पागल हो गया है जबर, यह क्या कह रहे हो? इतने दिन तक अपने दिल को कैसे समझाऊंगा? तुमने वादा किया है जबर, जग्गा बोला। इस वादे को पूरा करोगे तो जग्गा की आत्मा को शांति मिलेगी, उसे दुनिया में एक दोस्त मिला। वादा करो जबर कि तुम मेरी मानोगे। वादा रहा यार, वादा रहा, कहकर जबर सिंह फूट फूट कर रोने लगा। जग्गा का सर उसकी गोद में था। सारे दस्यु अवाक से खड़े थे। तभी जग्गा के होठों पर फीकी सी मुस्कान उभरी। बोला, रोता है उल्लू के पट्टे, तू बहुत रोता है। रोने वाले बुजदिल होते हैं साले, लोंडिया होती हैं। कैसा मर्द है तू? मर्द नहीं रोते, पागल कायर होते हैं। मर्द तो हंसते हैं। मैं कायर हूँ जग्गा, बुजदिल हूँ, कायर हूँ, लड़की हूँ। जबर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं मर्द नहीं हूँ, मेरे पास वो दिल नहीं है जग्गा जो दिल पर हंसता हंसता चोट खा ले। छोड़ पगले, तू तो रोता ही रहेगा। समय कम है, बहुत कम है मेरे दोस्त, उसे मेरे पास ला। मेरा निर्भय कहाँ है? तभी शेरनी की गर्जना से इलाका दहल उठा। जग्गा सहित सबका ध्यान उस तरफ गया। सबने देखा, शेरनी निर्भय सिंह को लिए खड़ी थी। जो दस्यु उनके रास्ते में खड़े थे हट गए। शेरनी निर्भय को लेकर जंगा की ओर बढ़ी। झट से जग्गा ने निर्भय को शेरनी से लेकर अपने सीने से लिपटा दिया। भावुकता में बहकर उसके नन्हे से जिस्म को चूमने लगा। शेरनी गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ी थी। पागल सा होकर जग्गा निर्भय से बोला, तू बहुत बहादुर बनेगा बेटे। शेरनी तेरी माँ है, अपनी माँ और मामा पर हुए अत्याचारों का बदला तुझे लेना है।
कहकर वह पुनः उसका समूचा नन्हा सा जिस्म चूमने लगा। तभी रॉकी रेंगता हुआ उसके पास आया। रॉकी वही घोड़ा पछाड़ अजगर था। यह भी आकर बड़े प्यार से जग्गा के गले से लिपट गया। जग्गा ने बड़े प्यार से अजगर के जिस्म पर हाथ फिरा और बोला, तू भी आ गया रॉकी, तू मेरा वफादार साथी है, मुझे विदा करने आ गया। कहते ही जग्गा की गर्दन एक और लुढ़क गई। सब एकदम चौंक पड़े। जग्गा 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 जबर सिंह के कंठ से एक चीख निकली जिसने जंगल के जर्रे जर्रे को दहलाकर रख दिया। लेकिन पास ही पड़ा जग्गा उस चीख को सुन तक न सका। जबर सिंह जग्गा की लाश से लिपटकर रोने लगा। प्रत्येक दस्यु की आंखों में आंसू टपक रहे थे। शेरनी की आंखों में भी आंसू थे। रॉकी नामक अजगर भी रो रहा था। उस नन्हे से शिशु यानी निर्भय ने भी रो रो कर जग्गा को पुकारा। लेकिन जग्गा तो सबको धोखा दे गया था, स्वार्थी हो गया था। फिर वह किसी की क्यों सुनता। उसके बाद क्या हुआ नाना जी? विकास ने उत्सुकता के साथ बोला। होना क्या है बेटे? अभय सिंह बोले। जग्गा की लाश का अंतिम संस्कार करके इस भय से कि कहीं उनके गिरफ्तार दस्यु साथी महाराज को अड्डे का पता न बताते, दस्यु दल ने अपना अड्डा दूसरे स्थान पर बना लिया। जग्गा के बाद उस दस्यु दल का सरदार जबर सिंह को बनाया गया। मगर जबर सिंह हमेशा जग्गा को दिया हुआ वचन निभाता रहा। उसे उस दिन की प्रतीक्षा थी जिस दिन निर्भय सिंह बड़ा होगा। इधर निर्भय का बचपन शेरनी के साथ बीत रहा था, क्योंकि शेरनी भी दल के साथ ही थी। जब निर्भय की अवस्था पढ़ने लायक हुई तो उसे स्टेट में एक अच्छे से स्कूल में पढ़ने भेज दिया गया। इस तरह निर्भय को अच्छी तालीम भी पाता रहा। उसको कई शिक्षाएं एक साथ चल रही थी। जैसे दल के साथ जबर सिंह की उसे शिक्षा देता था, पूरा दस्यु दल उसे लड़ाई के पैतरे, निशानेबाजी इत्यादि में ट्रेन कर रहा था। जबर सिंह बचपन से ही उसके दिल में स्टेट के शासक के विरुद्ध घृणा का बीज बो रहा था। इधर शेरनी के कुछ बच्चे हो गए थे जिनके साथ निर्भय सिंह को खेलना बड़ा प्रिय था। इस तरह यहाँ के दस्यु दल निर्भय जैसे मासूम बालक को खतरनाक बनाकर स्टेट के शक्तिशाली शत्रु के रूप में खड़ा करने की सोच रहे थे। दिन ब दिन निर्भय भयानक होता जा रहा था। दूसरी तरफ राजमहल में भानु प्रताप की शादी को कोई रोक नहीं सका। उसकी शादी राधा रमणी नाम की राजकुमारी से हो गई। इस विवाह के 12 माह पश्चात ही भानु प्रताप के एक अन्य लड़के ने जन्म लिया। यह एक अन्य बात है कि इस बार उसका पुत्र राजकुमारी राधा रमणी की कोख से जन्मा था, अतः उसे उस स्टेट का उत्तराधिकारी था। इस बालक का लालन पालन राशि ठाट बाट के साथ होने लगा। मैं यह भी बता दूं बेटे कि वह बच्चा मैं हूँ। भानु प्रताप की दूसरी संतान मैं स्वयं हूँ। आप चौंक पड़ा विकास। आप महाराज। अचानक उस तहखाने में जहाँ पर बैठे हुए अभय सिंह विकास को वे सब बातें बता रहे थे, एक आवाज़ गूंजी। इस आवाज़ के कारण विकास की बात बीच में ही रह गई। विकास और अभय सिंह चौंके, आवाज़ की दिशा में देखा। यह आवाज़ जेब्रा की थी। वह तेजी के साथ भागता हुआ महाराज करता हुआ अंदर प्रविष्ट हुआ। उसके चेहरे पर बौखलाहट और परेशानी के भाव थे। क्या हुआ जेब्रा? अभय सिंह ने उसे तेजी से पूछा। दुश्मन को एक बटालियन इधर ही आ रही है महाराज, न जाने उन्हें हमारे इस ठिकाने का पता कैसे लग गया। जेब्रा बेहद घबराया हुआ था। हम यहाँ केवल 3 हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल भागना चाहिए। नहीं, अचानक विकास भड़क उठा। हम मुकाबला करेंगे। नहीं बेटे, अभय सिंह शांत स्वर में बोला। अभी हम उनका मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते हैं। उन्होंने हमारी स्टेट पर एक ऐसा भयंकर जाल बुना है जिसे काटना तो क्या, अभी समझना भी बहुत कठिन है। फिलहाल हमारा बचकर भागना ही श्रेयस्कर है। नहीं, विकास भड़क गया, बोला। जाल चाहे विकास। अचानक वहाँ एक प्रभावशाली आवाज़ गूंजी। यह समय व्यर्थ की जिद अथवा जोश का नहीं है। उन्हें पता लग गया है कि अभय सिंह यहाँ है और साथ ही तुम भी हो। तुम दोनों दुश्मन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मोहरे हो। फिलहाल निकल जाओ। हमें और तुम्हें घबराना नहीं है विकास बेटे, यह हमारी स्टेट है। कुछ विरोधियों ने हमारी इस पवित्र और प्यारी धरती पर कदम रखा है, हम उन्हें जमने नहीं देंगे। इस स्टेट का बच्चा
स्टेट के लिए जान दे सकता है, खून बहा सकता है। यहाँ का हर बालक बहादुर है, अबलाएं भी बुज़दिल नहीं है। हम इन विदेशियों से टकराएंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे, सारे द्वीप की धरती को विदेशियों की लाशों से पाट देंगे। लेकिन समय आने पर, अभी समय नहीं आया है। पहले हमें अपनी शक्ति जुटानी है, एक दल बनाना है, क्रांतिकारियों का एक दल, जिनमें हर इंसान बहादुर होगा। बिना शक्ति की संगठित किए हम इन विरोधियों से नहीं टकरा सकेंगे। तुम कौन हो? अचानक विकास कठोर स्वर में बोला। तभी दरवाजे के पास अंधकार में एक साया सा नजर आया। धीरे धीरे वह बाहर आया। उसके सामने आते ही विकास, जेब्रा और अभय सिंह चौंक पड़े, लेकिन वे सब यह देखकर चमत्कार रह गए कि दूध जैसे सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक बूढ़ी औरत थी। किसी भी तरह उसकी आयु 65 वर्ष से कम नहीं थी, लेकिन उसकी कमर जरा भी झुकी हुई नहीं थी। चाल में जवान जैसी युक्तियों जैसी चपलता थी। मुखड़े पर अवश्य झुर्रियाँ पड़ गई थी, मगर खंडर बता रहा था कि वह किसी जमाने में इमारत बुलंद भी थी, यानी उसकी आयु में वह बूढ़ी औरत बेहद सुंदर रही होगी। सबसे अधिक चौंका देने वाली बात यह थी कि गूंजने वाली आवाज़ मर्दानी थी, जबकि सामने आई औरत बूढ़ी औरत थी। अभय सिंह और जेबरा तो अवाक से रह गए, उस बूढ़ी को औरत को देखते ही रह गए। आप कौन है? विकास ने स्वयं पर काबू पाकर संयम के साथ प्रश्न किया। पारो, उस बूढ़ी औरत के मुंह से मर्दानी आवाज़ निकली। तीनों चौंक पड़े। अभय सिंह तो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचे। विकास की खोपड़ी जैसे अंतरिक्ष में चक्कर काटती रह गई। वे जिस स्थिति में थे उसी में खड़े उस बूढ़ी औरत का चेहरा देखते रह गए। उसके बूढ़े अधरों पर अजीब सी मुस्कान थी। क्यों अभय बेटे, विश्वास नहीं आता? बूढ़ी औरत मर्दानी आवाज़ में बोली कि मैं पारो हूँ, वही पारो जिस पर तुम्हारे पिता ने अत्याचार किए थे, जिसके बापू की हत्या कर दी थी। अपनी तरफ से तो मुझे भी मार डाला था, वही पारो हूँ। मैं ठाकुर निर्भय सिंह की माँ हूँ। क्यों, मुझे देखकर हैरान हो गए? लेकिन आप? अभय सिंह ने अपना वाक्य स्वयं ही अधूरा छोड़ दिया। तभी बूढ़ी पारो मर्दानी आवाज़ में बोली, मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। अभय बेटे, तुम्हारी जान खतरे में है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ कहकर अभय सिंह पारो के चरणों में झुक गए। पारो ने अभय को चरणों से उठाया और गले से लगा लिया। विकास ने साफ देखा। बूढ़ी पारो की आंखों में आंसू तैर रहे थे। विकास अवाक सा देखता रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। पहली बात तो यही है कि पारो जीवित कैसे हो सकती है, और अगर किसी प्रकार बच भी गई है तो अभय सिंह को इस प्रकार गले लगाने का क्या मतलब? इनकी जान बचाने के लिए पारो को क्या स्वार्थ है? जो कहानी अभी तक उसे पता लगी थी उसके अनुसार तो अभय सिंह पारो का दुश्मन ही होना चाहिए। फिर यह क्या गुत्थी है? माँ, अचानक अभय सिंह विकास की ओर संकेत करते हुए पारो से बोले, मेरा दोता है। बूढ़ी पारो ने स्वयं मुस्कुराकर अभय सिंह की बात पूरी की। मैं जानती हूँ अभय बेटे कि यह तुम्हारी बेटी रेना का पुत्र है। विकास ने भी झुककर पारो के चरण स्पर्श कर लिए। पारो ने विकास को चरणों से उठाकर बड़े प्यार के साथ कलेजे से लिपटा लिया और आंखों में आंसू लिए वह दुखित स्वर में बोली, कैसी बदकिस्मती है बच्चे की, आज तक तुम अपने पूर्वजों के विषय में कुछ नहीं जान सके। हो सकता है कि अब तुम थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, क्योंकि अब कुछ कड़ियाँ जुड़ गई हैं, जैसे तुम मुझे देख रहे हो। मैं ठाकुर निर्भय सिंह की माँ हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बेटे का बेटा यानी मेरा पोता आज हिंदुस्तान में प्राइवेट जासूस के नाम से प्रसिद्ध है। वह तुम्हारे सामने अभय खड़ा है। मैं इसे जन्म देने वाली माँ ना सही, लेकिन निर्भय इसका बड़ा भाई है, क्योंकि इनका पिता एक ही है। इसी अभय सिंह की एक बेटी है जो तुम्हारी माँ है, यानी रेना। इसलिए अभय तुम्हारा नाना है और मैं तुम्हारी नाना की माँ यानी परनानी हूँ। विकास की तो खोपड़ी ही उलट कर रह गई। इन अजीबोगरीब रिश्तों में फंसकर न जाने वह कैसा महसूस करने लगा। अंत में पारो ने कहा, अब यूँ समझो कि यह स्टेट तुम्हारी है और अचानक कुछ विदेशियों ने इस पर हमला बोल दिया है। उन्होंने यहाँ के शासक यानी अभय को उखाड़कर फेंक दिया है। वे यहाँ अपना एक छत्र राज्य करना चाहते हैं। इस स्टेट के निवासी सदियों से आज़ादी की हवा में सांस लेते आ रहे हैं। गुलामी की बोरियों में किसी भी कीमत पर नहीं जकड़े रहेंगे। हमें क्रांति करनी होगी। विकास का ललाट लाल हो गया। लेकिन विदेशियों को अचानक इस स्टेट में क्या खासियत नजर आने लगी?
इस पर कब्जा करने पर उतारू हो गए। यह तो मैं नहीं जानती, पारो उसी मर्दाने स्वर में बोली। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हमें इन विदेशियों को यहाँ टिकने नहीं देना है। लाशें बिछा देंगे, जिसका एक एक कतरा आज़ादी की राह में बिछा देंगे। खून की हर बूंद दास्तां की जंजीरों को गलाने में काम करेगी। लेकिन वे लोग यहीं आ रहे हैं बेटा। घबराओ बिल्कुल मत अभय, मेरे पास ऐसा रास्ता है जहाँ से उन्हें हमारी धूल भी नहीं मिलेगी। पारो एकदम बोली, मेरे साथ आओ। कहती हुई पारो गजब की तेजी के साथ कमरे से बाहर की ओर लपकी। विकास, जेब्रा और अभय सिंह भी उसके पीछे थे। तीनों यही सोच रहे थे कि बूढ़ी औरत के जिस्म में इतनी फुर्ती है। वे चारों आगे पीछे तेजी के साथ तहखाने के अंदर बढ़ने लगे। रास्ते में पारो बोली, मैं लोग ऊपर उस नल के वाले रास्ते से आएंगे और हम सागर के रास्ते से, वे लोग ऊपर नल वाले रास्ते से आएंगे और हम सागर के रास्ते निकल जाएंगे। जवाब में वह तीनों चुप रहे। पारो उन्हें तहखाने की अंतिम सिरे में ले गई। उसने एक बटन दबाया और तहखाने का थोड़ा सा फर्श हट गया। वहाँ लोहे की कुछ सीढ़ियाँ थी। पहले पारो, उसके बाद वे तीनों सीढ़ियाँ पर उतरते चले गए। ये सीढ़ियाँ सागर के जल में जाकर गायब हो रही थी। सीढ़ियों के पास ही एक छोटा सा स्टीमर खड़ा था। वह एक समुद्री गुफा थी जिसमें भरे पानी में वह स्टीमर खड़ा था। वे चारों स्टीमर पर पहुंच गए। जब वे स्टीमर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चालक सीट पर पारो की आयु की एक अन्य बुढ़िया भी बैठी हुई है। उसे देखते ही अभय के मुंह से निकला, अरे माँ, तुम यहाँ। कहते हुए अभय सिंह ने उनके चरण स्पर्श किए। विकास अवाक सा उस औरत को देख रहा था। तभी पारो ने उसे बताया, यह तुम्हारे नाना की जननी माँ है, जिन्हें अभी तुम केवल नाम से जानते हो। तुम्हारे सामने इस समय राधा रमणी बैठी हुई है। विकास के जीवन का यह प्रथम अवसर था जब वह पल पल पर चौंक रहा था। उसने स्वयं को संभाला और राधा रमणी के चरण स्पर्श किए। राधा रमणी ने उसे कलेजे से लगा कर कहा, जीते रहो बेटा, खूब बहादुर बनो। राधा बहन, एकाएक पारो ने कहा, स्टीमर चलाओ। राधा ने स्टीमर स्टार्ट कर दिया। तेजी के साथ स्टीमर गुफा से भागने लगा। तभी स्टीमर चलते हुए राधा बोली, हम 5 तो एक ही स्थान पर उपस्थित हो गए हैं। अभी कुछ लोगों को और इकट्ठा करना है ताकि संगठित होकर विदेशियों से टकरा सकें। विकास तो इस अजीबोगरीब उलझन में ही फंसा हुआ था। वह यह निश्चय करने की चेष्टा कर रहा था आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। स्टीमर इसी तरह भागता हुआ गुफा के बाहर आ गया। अब उनका स्टीमर खुले सागर की छाती पर दौड़ रहा था। अचानक पांचों बुरी तरफ चौंके। एक भयानक कह के साथ स्टीमर गूंज उठा। सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। कह के मालिक को देखकर सबके जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। यह एक बेहद मेला कुचेला आदमी था जिसमें लिबास चित्रों की सूरत में झूल रहा था। लंबे लंबे काले सफ़ेद बालों तथा दाढ़ी मूछों ने उसके चेहरे को अपने अंदर छुपा लिया था। सारे जिस्म पर मेल जमा हुआ था। वह कह लगा रहा था और स्टीमर पर पागलों के भांति उछल रहा था। पता नहीं वह स्टीमर पर कहाँ से आ गया था। कोई भी उसे पहचानता नहीं था। हा 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 हा, पागल ने कहा लगाया, मैं तुम सबको पहचानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ। कौन हो तुम? विकास ने पूछा। हा हा हा, पागल ने एक गगनभेदी कहा लगाया। फिर इस तरह बोला जैसे उसे न जानना कोई बहुत आश्चर्य की बात हो। वह जोर जोर से चीखा, तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हें जानता हूँ। अभय को जानता हूँ, पारो को जानता हूँ, राधा को भी जानता हूँ। हा 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 हा, तुम मुझे नहीं जानते। मुझे बानू कहते हैं। मैं बानू प्रताप, राधा का पति, पारो का बेवफा प्रेमी। अभय नादान, तू भी अपने बाप को नहीं पहचानता? हा 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 हा, मैं तेरा बाप हूँ, भानु प्रताप हूँ, भानु प्रताप सिंह। हा हा हा, धोखेबाज, बेवफा, खुदगर, जलील, कुत्ता, कमीना। हाँ, सब पूरी तरह चौंके। विवाह अवाक सा उस पागल को देखता रह गया जो खुद को भानु प्रताप सिंह कह रहा था। उसके इन शब्दों पर पारो, राधा और अभय सिंह ने बड़े ध्यान से उसे देखा। वह बराबर कह लगा रहा था। तीनों को एकदम ऐसा लगा जैसे वास्तव में वह पागल भानु प्रताप ही है। इससे पूर्व कि कोई कुछ कह सके, हा 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 हा, पागल भानु प्रताप ने पुनः जोर से कह लगाया
और चीखा, अब कोई नहीं बचेगा, इस स्टीमर को विदेशी उड़ा देंगे, हा हा हा। उसके पश्चात वह ऊपर आकाश की ओर देखकर चीखा, देखा वो दुश्मन का हेलीकॉप्टर तो तुम सबको उड़ा देगा। एक झटके के साथ सबकी निगाहें ऊपर आकाश की ओर उठ गई। सबके माथे एकदम ठनके। वास्तव में उनके ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर जा रहा था। भानु प्रताप कह कहे लगाता रहा। विकास अभी कुछ सोच ही रहा था कि बुरी तरह चौंका। उसने देखा एक दस्ती बम हेलीकॉप्टर से उनके स्टीमर की तरफ फेंका गया है। सब पानी में कूदो, बड़ी तेजी के साथ विकास चीखा और एक झटके से विद्युत गति से अभय सिंह को साथ लेकर स्टीमर के बाहर सागर में कूद किया। उसने यह भी देखा कि भानु प्रताप सिंह भी कह के साथ पानी में कूद गया। अन्य वह किसी को नहीं देख सका, लेकिन उसे इतना अवश्य याद रहा, जैसे ही वह अभय सिंह के साथ वह सागर के जल से टकराया, धड़ाम दम एक भयानक धमाके से सागर की छाती दहल उठी। विकास को इतना तेज झटका लगा कि अभय सिंह तो उसके हाथ से निकलकर न जाने कहाँ चला गया। उसे तो अपना भी कुछ पता न चला। उसे नहीं पता था वह कितनी ऊंचाई तक इस धमाके के कारण हवा में उछला। वह तो अपनी चेतना गवा बैठा था। स्टीमर का जर्रा जर्रा बिखर कर हवा में उछला। सागर की छाती पर भयानक उत्पात था।